कर दें शुरू? ठीक है। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारे मध्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मशाला से प्रत्याशी श्री सुधीर शर्मा जी और चुनावों की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कांगड़ा के संयोजक चंद्रभूषण नाग जी उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा सुधीर शर्मा जी से कि कृपया पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज की वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ चंद्रभूषण नाग जी जो कि सह संयोजक हैं हमारे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के, डॉक्टर विशाल नहरिया जी हमारे मंडल के अध्यक्ष। आज की वार्ता विशेष तौर पर जो पिछले कल से घटनाएं धर्मशाला के अंदर हो रही हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं स्थानीय, उनके जो व्यवसाय हैं या उनके जो घर हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न विभागों ने, पुलिस ने जा कर के उनको डराने का काम, धमकाने का काम, और सिविल वर्दी में भी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर जो है काम करना, उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन पे उन चीज़ों पर कार्रवाई कोई नहीं की है। कल रात को यहाँ से मार्च किया, जिस मार्च को साथ लेकर के चल रहे थे एडीसी कांगड़ा, डीएसपी और एसएचओ यहाँ धर्मशाला के, तो 200 जवानों के साथ जो है यहाँ से वो निकले, यहाँ पे रुके इसी कार्यालय के गेट के बाहर। अंदर कोई हमारा 400-500 कार्यकर्ता टीवी फुटेज है, और जो लोगों ने अपने मोबाइल से बनाई वो भी एक मैंने भी वो शेयर की है। और बाद में एसपी कांगड़ा के एक कहना कि ये रूटीन था, जाना दूसरे रास्ते से था और इस रास्ते से चले गए। तो इससे साफ पता चलता है कि बौखलाहट है जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, और उनको पता है कि उपचुनाव जितने हो रहे हैं और चारों जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनको भारतीय जनता जो पार्टी है वो जीतने वाली है। और सुक्खू जी की सरकार जो 15 महीने में रही है, आज अगर उसकी उपलब्धियां होती तो उनको लेकर के घूम रहे होते जनता के बीच। जिस भी चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है उन्होंने लगाने का काम किया है। हमने सिर्फ उसका जवाब दिया, और जो हमने कहा है उसके सारे तथ्य हैं। वो तथ्य जितने हैं वो मैंने केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिए हुए हैं, जिनके ऊपर मैंने बात रखी है, और सारी चीज़ की जो है वो जांच होगी। और मेरे बारे में उन्होंने कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि उसकी उनको जांच करवानी चाहिए, और अगर उनके पास तथ्य हैं तो वो एफआईआर करवाएं, उसमें आईओ नियुक्त करवाएं, जो करना है वो करें। क्योंकि जितनी भी उन्होंने अपने जनसभाएं की हैं और उसमें भाषण दिए, उसमें सच्चाई कोई भी नहीं है। पूरी तरह से बौखलाहट सरकार के अंदर है। आज जो है कांगड़ा के आला अधिकारी, चाहे जिलाधीश हों चाहे कोई अन्य हो, कार्यकर्ता की तरह उनको काम करना पड़ रहा है। तो जिस सरकार की ऐसी परिस्थिति हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसका नतीजा है। तो धर्मशाला के साथ पिछले 15 महीने हुआ है, जितने हमारे जो पर बड़े काम होने थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके काम को रोका गया है। एक यूनिटी मॉल है जो एक प्रदेश को दिया है, हर प्रदेश को एक एक मिला है, केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की। उसको ढगवार में बना था, जगह भी दी गई, लेकिन उसको यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए है, उसको रोक दिया गया है कि उसको कहीं और बना है। आईटी पार्क का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनना है अनुराग जी के समय में, उसका 250 करोड़ रुपया आया हुआ है। इंद्रुनाग में बनना है, उसके लिए भूमि देने से जो है वो आनाकानी वर्तमान सरकार कर रही है। वो ये सारी चीज़ें जो हैं, और एडीबी के जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें से कुछ तो यहाँ से शिफ्ट करके 7 लाख चुनाव क्षेत्रों को जो है वो भेज दिए गए। ये कारण रहे हैं। ये धर्मशाला जो कि विश्व के मानचित्र पर भी है, धर्मशाला जिसको कि हमने दूसरी राजधानी नोटिफाई करवाया था, धर्मशाला जहाँ पर कि विधानसभा भी है, और ये कांगड़ा जिला जिसको
जिनको कि पूरा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है पूर्व की सरकारों में भी, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, प्रेम कुमार धूमल रहे हों और वीरभद्र सिंह सेवार रहे हैं। तो आज इस कांगड़ा पूरे जिला की और खासतौर पर धर्मशाला की ऐसी परिस्थिति जो है वो किसने की है? सुखबीर सिंह सुक्खू जी ने की है। और ये जो हालात बने हैं जिनके कारण जो है ये सरकार हुकूमत में आई है और 34 सीटों पर आ गई है 48 से, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वजह से बने हैं। जो आज मुझे सरकार कहते फिरते हैं, ये हमने नहीं किया है, ये हालात उन्होंने पैदा किए, उनकी वजह से जो है आज ये परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पैदा हुई हैं, जिसके जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ वो हैं। और आज इस तरह का राजनीतिक स्तर उन्होंने इस प्रदेश में राजनीति का कर दिया है, शायद ही किसी और नेता ने किया होगा आज तक के इतिहास में। ये मैं आपसे कहना चाहता था। और आज चुनाव का अंतिम दिन भी है, बहुत शांतिपूर्वक वैसे तो चुनाव रहा है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं छुटपुट, जो कि पुलिस प्रशासन से दबाव बनाने की और इस तरह की हरकतें जो की हैं और अधिकारियों को इस्तेमाल किया है चुनाव में। इसके अलावा जो हमने अपनी तरफ से पूरी शांति बनाने का प्रयास किया है। धर्मशाला की जनता ने बहुत संयम रखा है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को मतदान जरूर करें। ऐसा लगता नहीं कि चुनाव जो है वो मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर हो गया? देखिए, हमने तो उलझाया नहीं, ये शुरू से जब टिप्पणियां होने लगी तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से शुरू हुई और सिर्फ आरोप लगे। हालांकि अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं जब तक उस पद पर हैं, तो मुख्यमंत्री का काम आरोप लगाना नहीं था, उनको तो तथ्य सामने रख करके कार्रवाई करवा देनी चाहिए अगर ऐसी बात थी। तो जब दूसरी तरफ से कोई कहते थे कि एक चीज को 100 बार बोलो तो उसको लोग झूठ बोलो तो सच मानने लगेंगे, तो सुक्खू जी भी वही थ्योरी अपना रहे हैं, कद काठी भी उतनी ही है। तो मुझे लगता है कि उस थ्योरी पर पूरा अपना चुनाव में काम करें कि मैं एक ही चीज बोलूंगा, बार बार वही बोलूंगा, सच मानने लगे कि जनता के गले वही उतरी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो धर्मशाला जहाँ वो चुनाव गए हैं या प्रदेश में वहीं की बात करनी चाहिए थी कि भाई मैं तो 5 बजे लेना हूँ, ये करना, लेकिन उससे हटकर उन्हें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी इस चुनाव में। इस चुनाव के स्तर को जितना उन्होंने किया किसी ने नहीं कराया है। ऐसा है कि दोनों तीनों तरफ जो है, जो सड़क आती है, रास्ता है, उस पर पुलिस है, ना कि पैदल जो व्यक्ति उसकी भी तलाशी लेने जाते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि कार्यालय है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, सारे लोग आ रहे हैं, कार्यालय से अलग मीटिंग है, भीड़ लगी रहती है, तो पुलिस ने खबर दी होगी, लोग होते हैं, तो कहीं इस तरह के देने के लिए या अपना डर दिखाने के लिए इस कारण बजाते हुए निकला। और ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, रगड़, खनियारा, कोट, जितना एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर जो है, तो आम आदमी तो कोई ऐसी भी गाड़ी हूटर पे जाके निकलेगी तो भी डरता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरह का प्रयास रहा होगा कि कोई डर बैठेगा लोगों के मनों में, पर ऐसा है नहीं। सीएम साहब का धर्मशाला का दौरा पिछले 15 महीनों में और पिछले 3 महीनों के दौरों में किस तरह है? पिछले 15 महीनों में तो अभी बीच में आए फ्लाइंग टूर पे, और उसमें भी लोगों के साथ खास मिले नहीं, लेकिन अब पिछले 3 महीने में तो लगातार आते रहे हैं, सर्वेक्षण करते रहे कि विधायक कौन होगा, और उसके बाद लोगों को बुला बुला करके पूछते थे कि सुधीर शर्मा का वीक पॉइंट है कोई क्या, और उनको ये नहीं पता है कि हमारे ही लोगों को बुला करके पूछ रहे थे, जो कमरे से बाहर उनके निकल के मुझे बताते थे कि ये पूछ रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री के पास इतनी जांच एजेंसियां भी नहीं हैं कि उनको ये भी पता नहीं चल रहा कि वीक पॉइंट क्या है और किस तरह से सुधीर शर्मा को फंसाया जा सके, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं 9 लोग इनसे छिटक गए और इनको पता नहीं लगा,
तो तभी समझ जाना चाहिए कि कितने गंभीर हैं अपने पद के प्रति। सुधीर जी, कई ऐसे लोग हैं जो पहले पिछले चुनाव में आपके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कितनी चुनौती मानते हैं इन सब चीज़ों? नहीं, वो तो होगा ही कि उसमें कुछ लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि दल जो है मेरा दूसरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूँ। लेकिन जो मुख्य चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते रहते थे। उनके वीडियो हैं जो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, तो वो मेरे साथ थे, कब दिखाने को थे, लेकिन अंदर खाते जो है वो सुधीर शर्मा को किस तरह ठिकाना लगाया जाए, तो उस तरह की साजिश ही करते रहते थे। बाकी और क्या योगदान उनका है। आपको सीधा सीधा कहा गया कि आपने 15 महीने में इतनी जमीनें खरीदी हैं, आपकी संपत्ति है, आपके जो आपके ड्राइवर थे, कहा गया कि उन्होंने भी संपत्तियां खरीदी हैं, आपको पैसा लगा है। सुक्खू जी के पास अगर पूरी लिस्ट है तो मेरे साथ एक्सचेंज कर लें, मेरी संपत्ति वो ले लें, अपनी मुझे दे दें। वो कोई ड्राइवर नहीं है, वो तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, ठीक परिवार के व्यक्ति हैं। वो तो सिर्फ किसी को इस तरह से लांछन लगा देना, और उनका भी नाम लिया, उनके पिता का भी नाम उन्होंने लिया है। उसके ऊपर आज ही अदालत में उनके ऊपर एक और मानहानि धर्मशाला में दायर की गई है। 2 करोड़ का मानहानि का दावा आज भी हुआ है, ये तीसरा हुआ गया है। तो भी तो लंबा भुगतेंगे कोर्ट के अंदर, वहीं जवाब देना पड़ेगा ना। और अगर हम झूठे हैं तो हम कोर्ट में क्यों जाते? और मैंने तो ये भी कहा है कि उनके पास अगर फरिश्त है और उसमें सच्चाई है, मैं वो सब सरकार को सौंप दूंगा। ये तो पहली तारीख को बूथ लगेंगे दोनों दलों के, तो उस समय पता चलेगा उनके साथ, तभी जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। और साथ थे, मेरे साथ आज भी हैं, और परिवार बड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का भारी जिम्मेवारी है, और हम खुश हैं। हम उस समय में, उस काल में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जब इस देश को एक कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ ये पहाड़ी प्रदेश जिसके साधन कम हैं, ये भी आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रदेश को भी अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर भी एक जो है जनता के पक्ष की, जनता के हित की सरकार आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। सर, जब आप विधायक बने थे तो आपके कुछ प्रोजेक्ट थे धर्मशाला के लिए, जिनको आपने ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम भी दिया था, उनको कितना देखते हैं? वर्तमान में क्या स्थिति है उनके, आने वाले टाइम पे कितना से कार्य उनके? वो देखिए, मैंने शुरू में कहा उनको हमको धरातल पर उतारना है, क्योंकि वो सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उससे सीधे पर रोजगार जुड़ा है प्रत्यक्ष रूप से, और धर्मशाला जो है यहाँ की आर्थिकी जुड़ी है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उनको लेकर के आए हैं। और उसके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, वो रखेंगे। धर्मशाला के हित के लिए लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। सुधीर साहब, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आदमी के अंदर आत्मविश्वास और ये चीज़ें खुद से तो आती नहीं है, ये तो जब आप लोग जनता से मिलते हैं तो वही आश्वस्त करके जाते हैं। मेरा पहला चुनाव है जिसमें मैंने जो है वो इस तरह का माहौल देखा है कि जो लोग हैं स्थानीय, वो स्वयं से अपना चुनाव समझ करके चुनाव को लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बड़ी जीत धर्मशाला में दर्ज करेगी। सर, कांग्रेस प्रत्याशी जो है पिछले विकास का श्रेय खुद ले रहे हैं बतौर मेयर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में सुक्खू जी भी नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं ये लड़ ही नहीं रहे, मैं ही लड़ रहा हूँ। मैं के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज भी आपका पहला चुनाव है, कितना डिफरेंस देखते हैं जब आपने पहला चुनाव लड़ा था और आज के हालात हैं? देखिए, पहला चुनाव जब मैंने लड़ा था तब से लेकर के मैंने सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़े हैं। ये मेरा 7वां चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने जो है वो बधाई दी है कि भाई आपका जो ये निर्णय है
ये बहुत अच्छा निर्णय है, उसकी सराहना की है, क्योंकि आज सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक देश के विघटन की वाली बातें करना, देश को तोड़ने वाली बातें करना, इस तरह की उनकी नीति हो गई है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो है आज इतना काम रहा है, भारतवर्ष विश्व भर में मजबूत होकर खड़ा है, तो उस चीज़ को भी लोग देखते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने। सुधीर जी, नगर निगम जब बना तो कुछ पंचायती क्षेत्र जो है वो नगर निगम क्षेत्र में एमर्ज किए गए, लेकिन जैसे चुनावों के बेला पे कुछ ग्रामीण मतलब जो एमर्ज एरिया थे उनमें जाने में मौका मिला, तो लोगों की समस्या है कि जो उस समय पंचायत में IRDP में थे और आज क्योंकि नगर निगम में कोई रिकॉर्ड ऐसा उपलब्ध नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी इस समस्या का हल आप भविष्य में कैसे? देखिए, जब ये नगर निगम बना तो 50-40 हज़ार का हुआ है। हमको उस समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को डालना पड़ा उस नगर निगम में, ताकि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए हम बिड कर सकें। अब परिस्थिति बदली है, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के लोग है क्षेत्र, उनको जो है वो नगर निगम से बाहर करेंगे। साथ ही हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश था पूरे देश भर में जिन्होंने जो मनरेगा जैसी एक स्कीम है, वो ये पहला प्रदेश है जिसने शहरी क्षेत्रों में शुरू की। इसके बाद पूरे देश में शुरू की, मैंने ही अपने कार्यकाल में वो शुरू करवाई थी। और हमने टैक्स भी तब तक माफ़ रखा था जब तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट सारे प्रोजेक्ट ना हो जाएं। पर ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ, जैसे हमारा खनियारा है, इसको है, कुछ अन्य इलाके हैं, उन क्षेत्रों को इससे बाहर करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ है वो पड़ा है और अधिकांश लोग जो हैं वो बिल्कुल वहाँ कोई पशुपालक है, कोई झाड़ीदार हैं, इस तरह के हैं और कच्चे मकान हैं, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए उसको बाहर करना है। दूसरा, ऐसी परिस्थिति योल में बन गई है, वो कंटोनमेंट भंग हुआ, देश का पहला कंटोनमेंट था, वो भी मेरे कार्यकाल में औपचारिकताएं हुई, वहाँ सरकार को पंचायत थी तो उनको मर्ज कर दिया, अब उनका कोई काम नहीं हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी जिनको ठीक है उसी को इनको बाहर विकास की दृष्टि से आप किस समय आप लेके आए थे? बड़ी मीटिंग करी इन्होंने, डीसी को आदेश दे दिए सबको कि इसको वही शुरू करना है 1 महीने के अंदर, तब से लेकर आने लगे, कुछ कोई शुरू नहीं हुआ, तो उसको भी ठीक करना है। अगर है वहाँ बहुत बड़ा एक भवन बन करके तैयार हुआ था, टीवी का है, उस पर ताले लगे हैं, किसी इस्तेमाल में नहीं है, वो देने की बात हुई है। HPTDC के अपने घाटे में चल रहे हैं। HPTDC ने अभी सरकार से मांग की है कि हमें जो है कुछ वेवर दे दीजिए, क्योंकि हम घाटे में हो गए हैं, अधिकार कर्मचारियों को पैसे देने को नहीं है। ये तो HPTDC है, तो ये सिर्फ पर्यटन विभाग की बात नहीं है, सभी विभागों का ऐसा हाल है। और कर्जे लेकर के तो तनख्वाह दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग कितने दिन जो हैं वो हड़ताल पर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर तो ये चर्चा ही नहीं हुई जो 15 महीने में हुआ है। OPS को लेके, क्योंकि OPS पूर्व में जो चुनाव आप जीते थे वो OPS उसमें एक बाकी मुद्दों के बीच में एक मुद्दा था। वर्तमान की परिस्थितियों में क्या सरकार की आर्थिक स्थिति जो है वो OPS देने की है या इस योजना का भविष्य में क्या स्वरूप रहने वाला है? देखिए, सच कहा जाए तो आर्थिक रूप में तो सरकार की कोई स्थिति ऐसी है नहीं कि वो इसको जारी रख पाएगी। अभी भी बहुत मुश्किल से कुछ लोगों तक पहुंची, कुछ लोगों तक पहुंची नहीं। लेकिन इसमें जो भी निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व का होगा। और ऐसा भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर, तो भी निर्णय लेंगे, वो मुझे लगता है जनहित में ही लेंगे। 1500 रुपये मिलते हैं।
1500 रुपये तो अभी प्रियंका जी को नहीं मिले, वो भी तो इस प्रदेश के रहने वाली हैं, तो लोगों को कहाँ मिलेगी, बाकी महिलाओं तक कब पहुँचे।